टुन्नू नाम का चिड़ा एक ऑटो ड्राइवर था। उसके 2 बच्चे और एक पत्नी थी। ऑटो चलाकर वो अपने परिवार का गुजारा करता। वो गरीब होते हुए भी एक अच्छी जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे, हमेशा खुश रहते। अरे सुनती हो रानो, देखो तो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। रानो चिड़िया भाग कर आती है और टुन्नू चिड़े के हाथ से वो थैला लेती है। ये क्या टुन्नू जी, आप मेरे लिए साड़ी लाए हो? साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? इतने पैसों में घर का राशन आ जाता। अरे रानो, मैं वैसे भी तुम्हें कहाँ कुछ लेकर दे पाता हूँ, बस एक साड़ी ही तो है। अब पहन भी लो और मुझे दिखाओ मैं कैसी साड़ी लाया हूँ। रानो साड़ी लेकर भीतर जाती है और पहन कर आती। वाह रानो, साड़ी कितनी सुंदर लग रही है, तुम पर ये रंग बहुत खिल रहा है। ऐसे हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। अचानक से रानो चिड़िया बीमार हो जाती है। डॉक्टर की फीस और दवाइयों के खर्चे से टुन्नू चिड़े के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं क्या करूं? अब तो सारे पैसे भी खर्च हो गए और रानो ठीक नहीं हो रही। अब दवा कैसे लाऊं? टुन्नू जी, आप चिंता ना करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। आप बेकार चिंता कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे ठीक हो जाओगी? सारे पैसे खर्च हो गए। हाँ, मैं काम करता हूँ, ऑटो बेच देता हूँ। नहीं टुन्नू जी, वो ऑटो ही तो हमारा सहारा है, उसके बिना घर का क्या होगा? रानो चिड़िया खूब मना करती है, लेकिन टुन्नू चिड़ा उसकी एक नहीं सुनता और ऑटो लेकर एक दुकान पर पहुंच जाता है। भाई साहब, मुझे ये ऑटो बेचना है, इसकी क्या कीमत दोगे? अरे भाई, ये ऑटो सही सलामत तो है ना? आखिर बेचना क्यों चाहते हो? अरे भाई साहब, आपके सामने चला कर लाया हूँ, ऑटो बिल्कुल ठीक है। दरअसल मेरी पत्नी रानो बीमार है, घर में 1 रुपया नहीं, बस उसी के इलाज के लिए ऑटो बेच रहा हूँ, इसकी अच्छी कीमत देना। अरे भाई, अगर ऑटो बेच दोगे तो घर का खर्चा कैसे चलाओगे? हाँ भाई, ये तो है, लेकिन मेरी पत्नी बहुत बीमार है, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप मेरा ये ऑटो खरीद ले, अभी के लिए तो सब हो जाएगा। भाई साहब, मैं तुम्हें एक सुझाव देता हूँ, ऑटो तुम बेच दो। मेरे पास एक पुराना रिक्शा है, तुम वो ले जाओ, उससे तुम्हारा खर्चा चल जाएगा और बचे हुए पैसों से तुम्हारी पत्नी का इलाज हो जाएगा। मैं तो ठीक कहता हूँ, बाकी सब तुम्हारी मर्जी। ठीक है भैया, आप मुझे वो रिक्शा दे दो, कम से कम खर्चा तो चलता रहेगा। फिर टुन्नू चिड़ा अपना ऑटो बेचकर मिट्ठू से वो रिक्शा ले जाता है और रानो चिड़िया का इलाज करवाता। साथ में ही रिक्शे पर खूब मेहनत करता। वो दिन भर सवारियां ढोता। इधर रानो चिड़िया की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि वो ज्यादा बीमार हो जाती। टुन्नू चिड़ा उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। डॉक्टर साहब, आखिर मेरी पत्नी को हुआ क्या है? ये पिछले कई महीनों से बीमार है। डॉक्टर रानो चिड़िया को इमरजेंसी में ले जाते हैं और उसका चेकअप करते। टुन्नू चिड़े, जल्दी से ये इंजेक्शन लेकर आओ, वरना तुम्हारी पत्नी की जान जा सकती है, जल्दी करो। टुन्नू चिड़े के पास बहुत कम पैसे थे, मगर वो मेडिकल स्टोर पर भाग जाता है और रानो की दवाइयाँ खरीदता। अरे भाई साहब, इनमें 10 रुपए कम है, पहले पूरे पैसे दो, तभी ये दवाई मिलेंगी। प्लीज भाई, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये दवाइयाँ मुझे दे दो, वरना मेरी पत्नी मर जाएगी, मेरे पास रुपए नहीं है। टुन्नू चिड़ा मेडिकल स्टोर पर रोने लगता है और अपनी पत्नी रानो के लिए दवाइयों की मांग करता, लेकिन स्टोर वाला कौवा तो बहुत लालची था। अरे चाहे कुछ भी करो, रो, गिड़गिड़ाओ या मरो, मैं दवाइयाँ नहीं दूंगा, पहले पूरे पैसे लाओ। टुन्नू चिड़ा बिना इंजेक्शन के हॉस्पिटल जाता है। वो बहुत दुखी था। तभी रानो चिड़िया का देहांत हो जाता है, वो मर जाती है। अब तो टुन्नू चिड़े पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगता है। अब टुन्नू चिड़े पर दुखों का पहाड़ टूट चुका था। वो अपने दोनों बच्चों के सामने फूट फूट कर रोता है और रानो चिड़िया को फूलों की टोकरी में बहा देता है। इधर स्टोर वाले कौवे की खुशियों का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो एक बहुत अमीर पक्षी था। आजकल धंधे में बड़ी कमाई चल रही है, सारी दवाइयाँ दोगुने रेट से बिकती हैं। सोच रहा हूँ एक हवाई जहाज खरीद लूं, फिर मैं जंगल का सबसे अमीर पक्षी रहूंगा। हाँ, घर जाके गौरी से बात करता हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। ऐसे कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर जाता है और गौरी से सलाह करता। वो दोनों बहुत खुश थे। तभी उन्हें अपने बेटे जग्गू के रोने की आवाज आती है, जो जमीन पर पड़ा हुआ था। वो दोनों भागकर भीतर जाते हैं। वो जल्दी जल्दी अपने बेटे को अस्पताल लेकर जाते हैं। जग्गू कौवा तो बेहोश हो गया था। डॉक्टर साहब, देखो तो मेरे बच्चे को क्या हो गया? अच्छा खासा घोंसले में सो रहा था, अचानक से रोने लगा और फिर बेहोश हो गया।
मैं बच्चे का चेकअप करता हूँ। जल्दी से बच्चे को इमरजेंसी में लेकर जाना होगा। आखिर ये बेहोश कैसे हो गया? ऐसे डॉक्टर जग्गू को इमरजेंसी में लेकर जाते हैं। कालू गौरी तो घबरा रहे थे। डॉक्टर, मेरे बच्चे को क्या हुआ है? जल्दी से बताएं, सब्र नहीं होता। देखो कौवे, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, तुम्हारे बच्चे को कैंसर है। ये बात सुनकर दोनों माँ बाप के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। गौरी तो फूट फूट कर रोती। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? मैं कुछ भी करूँगा। हाँ, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, लेकिन इलाज बहुत महंगा होगा। कोई बात नहीं, मैं सब करूँगा, आप इलाज शुरू करें। अब जग्गू कौवे का इलाज शुरू हो गया था। कालू कौवे की सारी जमीन जायदाद उसके इलाज में बिक जाती। उसके खाने के भी लाले पड़ गए थे, मगर जग्गू की तबीयत लगातार खराब होती जाती। देखो, जल्दी से ये दवाइयाँ लेकर आओ। बच्चे को ये इंजेक्शन देने बहुत जरूरी है। जल्दी से भाग कर जाओ। कालू कौवे का खुद का स्टोर भी नहीं रहा था। वो भागकर दूसरे स्टोर पर जाता और दवाइयों में पैसे कम पड़ जाते। दुकानदार उसे दवाई देने से मना कर देता है। कालू कौवा उसे खूब मिन्नतें करता। अरे भाई, एक बार कहा ना, पैसे कम है, जाओ पहले पूरे पैसे लेकर आओ। अरे भाई साहब, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है, मैं आपके पैसे जल्द चुका दूंगा। अरे रे, ये क्या सब्जी मंडी है जो जल्द चुका दोगे? पैसे तो नगद चाहिए होते हैं। कालू कौवा बार बार विनती कर रहा था। तभी उसे वो दिन याद आ जाता जब उसने टुन्नू चिड़ी को दवाई नहीं दी थी, मगर वो कर भी क्या सकता, बस लगातार रोए जा रहा था। तब उल्लू स्टोर वाले को उस पर दया आ जाती और वो उसे दवाई दे देता है। कालू कौवा भागकर अस्पताल जाता है। डॉक्टर जग्गू का इलाज शुरू करते। अच्छा हुआ जो आप दवाई समय पर ले आए, वरना कुछ दिन पहले एक बेचारे चिड़े को दवाई नहीं मिली थी और उसकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। कालू कौवे को सब याद आ गया था। अगर आज मुझे वो दवाई नहीं देता तो मेरा बच्चा भी मर जाता, लेकिन मेरी वजह से भी किसी की जान चली गई। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। जितना हो सकेगा गरीबों की मदद करूँगा। ऐसे वो दोनों अपने बेटे को लेकर घर आ जाते हैं। कालू कौवे की आंखों में पछतावे के सिवा कुछ नहीं था। वो सहमा सा रहता। आपका धन्यवाद। उस चाय समोसे बेचने वाली चिड़िया की 7 बेटियां थी। चिड़िया का पति नहीं था, वो एक बीमारी के कारण मर चुका था। चाय वाली, गरम गरम चाय वाली, समोसा भी साथ में है, 10 रुपए की चाय। अरे लाओ भाई, एक चाय मुझे दे दो और एक गरम गरम समोसा भी, बहुत तेज भूख लगी है। रानो ग्राहक तोते को एक चाय समोसा दे देती है और वो 20 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह से रानो चिड़िया दिन के 400-500 रुपए कमा लेती और अपनी 7 बेटियों का पालन पोषण कर रही थी। समय ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन एक दिन रानो चिड़िया अपनी आंखें नहीं खोलती। 7 बहनें तो घबरा गई थी। माँ, आपको क्या हो गया? कुछ तो बोलो। दीदी, मैं वैद्य को बुला कर लाती हूँ। हाँ गुड़िया, भाग कर जा। गुड़िया रानो की सबसे छोटी बेटी थी। वो गांव के डॉक्टर को बुलाकर लाती। देखो ना डॉक्टर जी, माँ चुपचाप से लेटी है, कुछ बोल नहीं रही। बच्चों, आपकी माँ को हार्ट अटैक पड़ा है, जिससे इनकी मौत हो गई है। अब ये कभी नहीं उठेंगी। उन 7 बहनों पर तो दुखों का पहाड़ टूट गया था। पहले पिता की मौत और अब अचानक से माँ भी चली गई थी। बहनों, अब हम ही एक दूसरे के साथी हैं। जैसे माँ चाय समोसा बेचकर हमारा पेट भरती थी, अब हम भी चाय समोसे बेचेंगे। हाँ सुमन दीदी, कोई काम तो करना पड़ेगा। और चिंकी पिंकी गुड़िया तो बहुत छोटी हैं, उनका ख्याल भी हम चारों को ही रखना होगा। चिड़िया की 4 बड़ी बेटी तो बहुत समझदार थी। उन्हें समोसे बनाने बहुत अच्छे से आते थे। वो अपनी माँ की जगह चाय समोसे बेचना शुरू कर देती हैं। चाय, मसालेदार गरम गरम चाय ले लो, चाय वाली। समोसा, हरी चटनी से खाएं 10 रुपए का गरम गरम समोसा। समोसे की खुशबू तो दूर दूर तक जा रही थी। पक्षी खींचे चले आते। अरे चिड़िया, 4 समोसे मुझे भी दे दो और एक खाने के लिए। सुमन चिड़िया जल्दी से ग्राहक पक्षी को हरी चटनी डालकर गरम गरम समोसा देती और उसके घर के लिए भी पैक करती। जैसी खुशबू वैसा ही स्वाद, बहुत स्वादिष्ट समोसे हैं। इस तरह से चारों बहनों की बिक्री अच्छी हो जाती, उनका गुजारा अच्छे से चल जाता। मगर एक शाम को उनके ठेले पर 2 गुंडे कौवे आते हैं। ए चिड़िया, हमें तो गर्मा गर्म समोसे दे दो, जो बिल्कुल तुम्हारी तरह स्वादिष्ट हो। क्यों भूरे?
लुच्चे, ये कौन सा तरीका है समोसे मांगने का? तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अरे कालू, ये तो लाल मिर्ची से भी तेज है, जरा इसके तेवर तो देखो। ए स्वीट हार्ट, चल मेरे साथ, तुझे दुनिया की मौज करा दूं। यहाँ चाय समोसे बेचने में क्या रखा है? ऐसे बोलते हुए वो गुंडा पक्षी काजल चिड़िया का हाथ पकड़ लेता और अपनी तरफ खींच लेता। तभी प्रिया चिड़िया भागकर पुलिस स्टेशन जाती। पुलिस जी, ये वही गुंडे हैं जो हम चारों बहनों को छेड़ रहे हैं और बदतमीजी करते हैं। चल बेटा, दिन दहाड़े लड़कियों को छेड़ते हो, तुम्हारी दबंगी तो हम निकालेंगे। पुलिस उन दोनों छिछोरों कौवों को मारते हुए पकड़कर ले जाती और जेल में ले जाकर उनकी खूब पिटाई करती। प्रिया बहन, आज तो हम चारों बाल बाल बचे। हाँ सुमन दीदी, पुलिस इंस्पेक्टर उनको जेल में बंद करके रखेंगे और खूब पिटाई भी करेंगे। आप देखना, वो फिर कभी लड़की नहीं छेड़ेंगे। ऐसे वो चारों बहनें खुश होती, क्योंकि उनको लग रहा था अब वो गुंडे उन्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मगर ऐसा नहीं होता। वो दोनों गुंडे जेल से छूटने के बाद उन चारों पर और भी ज्यादा गुस्सा थे। भूरे, उस चाय समोसे वाली ने हमें कितना पिटवाया, जेल में रहना पड़ा। वो जो छोटी थी, बड़ी चालाक निकली। मन तो करता है उन चारों की चटनी बना दूं। कालू, वो चारों पास के गांव में अकेली रहती हैं, घर में कोई मर्द नहीं है, माँ भी मर गई। ठीक है, आज रात उन्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर वो दोनों गुंडे आधी रात को बहनों के घर के बाहर आ जाते। वो सब तो आराम से सोई हुई थी। यार, दरवाजा अंदर से बंद है और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं जो हम घर में घुस सके। कोई बात नहीं, अगर हम घर में नहीं जा सकते तो बाहर से ही हमला करेंगे, इस झोंपड़ी को आग लगा देंगे। फिर वो दोनों बदमाश कौवे घर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देते और वहाँ से भाग जाते। सुमन चिड़िया की आंख खुलती है। अरे अरे प्रिया, प्रीति, काजल गुड़िया, जल्दी से भागे, हमारे घर को आग लगी है। दीदी आग, हमें बचाएं, हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बचा ले। वो साथी बहनें तो बहुत घबरा जाती। बड़ी मुश्किलों से वो सब झोपड़ी से बाहर निकल पाती। सुमन दीदी, हमारा पूरा घर जल गया, अब हम कहाँ रहेंगे? हमारा घर जल गया। हाँ दीदी, हमारा घर तो जल के राख हो गया, अब हम सातों बहनें कहाँ रहेंगे? मेरी बहनों, जब तक घर का कोई जुगाड़ नहीं हो जाता तब तक हमें ऐसे ही रहना होगा, हिम्मत नहीं हारनी होगी। फिर वो सातों बहनें एक सूखी जगह देखकर छोटा सा तंबू गाड़ती और उसी में रहने लगती। आज मौसम बहुत खराब था, तेज बारिश होने वाली थी और मौसम भी ठंडा पड़ गया था। सुमन दीदी, आज तो बारिश होकर ही रहेगी। अभी से इतनी ठंड है तो बारिश होने के बाद क्या होगा? क्या पता प्रीति, बारिश ना हो, बादल कहीं और निकल जाए। उन सातों बहनों को तो बारिश से बहुत डर था और तभी तेज झमाझम बारिश होने लगती है। बारिश लगातार 4 घंटे तक होती। उनका तंबू टपकने लगा था, जिससे उनका सारा सामान भीग जाता है। सुमन दीदी, हमारा सारा सामान भीग गया, अब हम क्या करेंगे? ठंड भी लग रही है। बहनों, पहले ये बारिश रुक जाए, मैं तभी कहीं रहने का जुगाड़ करूंगी। तब तक ऐसे ही बैठी रहो। वो सातों बहनें तेज बारिश में भीग रही थी। रात होने को थी मगर बारिश नहीं रुकती और वो भूखी प्यासी रोने लगी थी। फिर कुछ देर बाद उनके पास एक साधु बाबा आता है। बेटियों, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। बाबा, हमारे घर की हालत तो देखो, सब कुछ गीला हो गया, ऐसे में क्या खाना पकाएं? हमें माफ करना। बच्चों, ये लो जादुई रजाई, इससे अपने घर को ढक दो, फिर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। सुमन काजल प्रीति रजाई से छोटा सा एक घर बनाती और बारिश का पानी रुक जाता है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये जादुई रजाई हमें दी, वरना सारी रात हम बहनों को बारिश में भीग कर गुजारनी पड़ती। आपका धन्यवाद। फिर वो साधु बाबा वहाँ से चला जाता है और वो सातों बहनें जादुई रजाई घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। आपका धन्यवाद। सर्दियों के शुरू होते ही रानो चिड़िया अपनी माँ के घर से एक मोटी रजाई लेकर आई थी। वो बहुत गर्म थी, जिसमें चिड़िया और उसके बच्चों को जरा भी ठंड नहीं लगती। मम्मा, ये रजाई कितनी मोटी है, हमें जरा भी सर्दी नहीं लग रही। हाँ कुकू भाई, मेरा मन तो रजाई से बाहर जाने का ही नहीं करता। ऐसा लगता है सारा दिन रजाई में ही बैठी रहूं। अच्छा, तो आप दोनों बैठी रहो इस रजाई में, मैं गरम गरम कुछ खाने को बना के लाती हूँ। मम्मा,
आलू के पराठे बनाना और साथ में हरी चटनी भी। ऐसे रानो चिड़िया रजाई में से निकलकर रसोई घर में खाना बनाने जाती तो दूसरी तरफ कौवों के घर में लड़ाई हो रही थी। गोरी, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, जल्दी जल्दी कुछ खाने को बना दो। एक बार कहो या 100 बार, मैं आज कुछ भी नहीं बनाने वाली। तुमने सुबह भी कुछ खाने को नहीं दिया, अगर अब भी भूखा रहा तो मैं मर जाऊंगा। मरना है तो मर जाओ, मगर मैं कुछ नहीं बनाऊंगी। तुम्हें एक दिन खाना नहीं मिला तो मर जाओगे, और दिन रात में ठंड में ठिठुरती रहती हूँ, उसकी तो तुम्हें कोई परवाह नहीं। अरे, सर्दियों के लिए घर भी बना दिया, गर्मी में ढेर सारा भोजन भी जमा किया है, अब क्या करूं? एक मोटी रजाई चाहिए जिसमें जरा भी सर्दी ना लगे। अब ये रजाई कहाँ से आ गई? मैं तो नाम ही पहली बार सुना हूँ। रजाई क्या होती है तुम्हें भी नहीं मालूम? तो चलो मेरे साथ, मैं दिखाती हूँ। फिर गौरी कालू कौवे को चिड़िया के घर ले जाती, जहाँ चिड़िया का परिवार गर्मा गर्म पराठे खा रहा था। अरे कालू गोरी, रजाई के भीतर आ जाओ, बाहर बहुत सर्दी है। हाँ चिड़िया बहन, लगता है सही समय पर आए हैं, भोजन अभी गर्मा गर्म है। हाँ कालू भैया, मैंने अभी अभी बनाया है। फिर रानो चिड़िया उन दोनों को भी एक एक पराठा दे देती। कालू कौवा तो बहुत भूखा था, वो 2 पराठे खाता, लेकिन गौरी कौवे का तो रजाई में बहुत मन लग रहा था। वो धीरे धीरे कालू कौवे के कान में कुछ कहने लगती। देखो कालू, अच्छे से देख लो, ये रजाई है और कितनी गर्माहट दे रही है। फिर कालू कौवा भी रजाई को घूर घूर के देखता। थोड़ी देर बाद वो अपने घर चले जाते। देख लिया कालू, अब मुझे भी चिड़िया के जैसी रजाई ला कर दो। ठीक है, मैं कल शाम तक चिड़िया के जैसी रजाई ले आऊंगा, अब कुछ खाने को बना दो। कालू कौवे की ये बात सुनकर गौरी कौवी मुस्कुरा जाती और वो खाना खा के सो जाते। दूसरी सुबह कालू कौवा अकेला बैठा था। मैंने गौरी से कह तो दिया कि उसे चिड़िया जैसी रजाई ला कर दूंगा, लेकिन कहाँ से? चिड़िया तो वो रजाई अपनी माँ के घर से लाई थी। हाँ, याद आया, शायद इंसानों की बस्ती में सब कुछ मिल जाता हो, मैं वहीं जाता हूँ। फिर कालू कौवा तेज उड़ता हुआ इंसानों की बस्ती की तरफ जाता। बाजार में हर दुकान पर गरम रजाई रखी थी। अरे वाह, यहाँ तो बिल्कुल चिड़िया के जैसी रजाइयाँ हैं, वो भी बंडल के बंडल। मैं वो सबसे छोटी वाली रजाई लेकर भाग जाऊंगा, दुकानदार मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। फिर कालू कौवा चोरी करने की सलाह बनाता। जैसे दुकानदार काम से थोड़ा भीतर जाता, कालू कौवा एक रजाई चोंच में लेकर भाग जाता। शैतान कौवे, मेरी रजाई चुरा कर भाग गया, अगर हाथ लग जाता तो तेरी डंडे से पिटाई करता। दुकानदार बस बोलता रह जाता, वो कालू कौवे को नहीं पकड़ पाता। तेज उड़ते उड़ते कालू कौवे का सांस चल गया था। कितनी भारी है रजाई, मेरा तो सांस चल गया, तभी तो इसमें ठंड नहीं लगती। खैर, अब तो थोड़ी दूर है, गौरी रजाई देखेगी तो बहुत खुश होगी। कालू कौवा वहीं थोड़ा सस्ता रहा था, तभी वहाँ एक बूढ़ी चिड़िया आती जो पूरी सर्दी से कपकपा रही थी। बेटा, मैं ठंड से ठिठुर रही हूँ, मेरे पास ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं, मेरी मदद करो। माँ जी, आपका घर कहाँ है और बाल बच्चे कहाँ हैं? बेटा, मेरा घर बारिश में बह गया और बहू बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? ठंड बहुत तेज लगी है। कालू कौवे को उस बूढ़ी चिड़िया पर बहुत दया आती और वो तुरंत ही रजाई को उसे उड़ा देता। माँ जी, आप चिंता न करें, ये रजाई है और बहुत गर्म है, अब आपको ठंड नहीं लगेगी। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई में रजाई बहुत गर्म है, मेरा ठिठुरना बंद हो गया। ऐसे रजाई देकर कालू कौवा घर चला जाता। गौरी कौवी ने दरवाजा बंद कर लिया था क्योंकि उसने कालू कौवे को खाली पंख ही देख लिया था। गौरी, रात का समय है, बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बर्फबारी भी होने लगी है, जल्दी से दरवाजा खोलो। अब यही तुम्हारी सजा है, जब तक मेरे लिए रजाई नहीं लाते तब तक घर के बाहर रहो। इतना कहकर गौरी कौवी खिड़की भी बंद कर लेती। कालू तो ठंड से ठिठुरने लगा था। तभी चिड़िया कालू कौवे के पास आती। कौवे भैया, यह ठंड में आप बीमार पड़ जाएंगे, गौरी अब दरवाजा नहीं खोलेगी, आप मेरे घर चले। फिर कालू कौवा चिड़िया के साथ घर चला जाता और उसे सारी बात बताता। अरे वाह कालू भैया, ये तो आपने बहुत नेकी का काम किया, जो ठंड में उस बूढ़ी पक्षी को अपनी रजाई दे दी। हाँ चिड़िया,
लेकिन ये सब गौरी कहाँ समझती है। उसे तो बस अपनी जिद पूरी करनी। अब मैं उसे रजाई लाकर कहाँ से दूँ। कालू भैया, मेरी माँ के घर में 2 रजाई थी, आप वो दूसरी वाली रजाई ले ले, हमारे लिए तो एक ही बहुत है। फिर चिड़िया संदूक से दूसरी रजाई निकाल कर कालू कौवे को दे देती। धन्यवाद चिड़िया बहन, ये रजाई देखकर गौरी दरवाजा खोल देगी। अरे धन्यवाद कैसा, एक दूसरे की मदद तो करते रहना चाहिए। आपने उस बूढ़ी पक्षी की मदद की और मैंने आपकी, ऐसे ही तो सबका भला होता है। फिर कालू कौवा वो रजाई लेकर घर चला जाता। गौरी कौवे झट से दरवाजा खोल देती। अरे वाह कालू जी, आपने तो कर दिखाया, बिल्कुल चिड़िया के जैसी रजाई लाए हो। गौरी कौवी, रजाई असल में चिड़िया की ही है। फिर कालू कौवा सारी बात गौरी कौवी को बता देता। कालू, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना कोई बात जाने दरवाजा बंद कर लिया और आपको ठंड में मरना पड़ा। आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे खुशी हुई गौरी, तुमने मुझे डांटा नहीं, वरना मैं तो सोच सोच के हैरान था कि उस बूढ़ी को मैंने अपनी रजाई दे दी। नहीं कालू जी, मैं जरा भी गुस्सा नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ कि आपने किसी बूढ़ी पक्षी की मदद की और चिड़िया ने तुम्हारी। ये बात सुनकर कालू कौवा तो बहुत खुश होता और वो दोनों आराम से अपनी गर्म रजाई में सो जाते। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया पर 3 बेटी थी, जिस वजह से उसका पति उसे छोड़कर चला गया था। तब से रानो चिड़िया अकेले ही अपनी बेटियों का गुजारा करती। इस बार रानो चिड़िया ने फूलों की दुकान लगाई थी। अरे अमीर पक्षियों, मेरी दुकान से भी थोड़ा सामान खरीद लो, मैं बड़ी दुकानों से सस्ते में दे रही हूँ। रानो चिड़िया ऐसे आवाज लगा रही थी, तब गौरी कौवी उसके पास आती है, जो उसकी पड़ोसन थी। अरे गरीब रानो, हमारे दिन इतने बुरे भी नहीं आए जो तेरे ठेले से सामान खरीदे। ऐसे बोलकर गौरी कौवी आगे बढ़ जाती। रानो चिड़िया तो उदास हो गई थी। ये सब मुझसे सामान क्यों नहीं खरीद रहे, बल्कि मैं तो सस्ता दे रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी। मैं तो सोच रही थी आज अपनी तीनों बेटियों के लिए कपड़े लेकर जाती। ऐसे सोचते सोचते शाम हो गई थी, मगर रानो का तो थोड़ा भी सामान नहीं बिच पाता। वो उदास मन से घर चली जाती है। मम्मा, आप तो मिठाई लाने का बोल के गई थी, फिर मिठाई क्यों नहीं लाई। हाँ दीदी, और मम्मा मुझसे फ्रॉक का बोल के गई थी, लगता है मेरी फ्रॉक भी नहीं लाई। मम्मा तो बहुत बुरी है। गुड़िया लीली, तुम दोनों चुप कर जाओ, मम्मा हारी थकी काम से आई है और तुम दोनों अपनी शिकायतें लेके बैठ गई। अपनी बड़ी बहन की बातें सुन वो दोनों तो चली जाती है। मम्मा आप बिल्कुल चिंता ना करें, गुड़िया और लाली तो अभी बहुत छोटी है, वो कुछ भी बोलती है। नहीं राधा बेटी, गुड़िया लाली ने ठीक ही तो कहा, मैं बहुत बुरी हूँ। दीपावली के दिन भी उनके लिए कुछ नहीं ला पाई, मैं बहुत बुरी हूँ। लेकिन मम्मा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप खाना खा के सो जाएं। राधा बेटी, आप बहुत समझदार हो, लेकिन गुड़िया लाली अभी बहुत छोटी है, मैं उनके पास जाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया खाना लेकर अपनी बेटियों के पास जाती। लो गुड़िया लाली, तुम दोनों खाना खा लो, ऐसे भूखे पेट नहीं सोते। मैं कल तुम्हारे लिए मिठाई और नए कपड़े जरूर लेकर आऊंगी, मैं वादा करती हूँ। नहीं मम्मा, आप हमसे झूठ बोलती हो और राधा दीदी भी डांटती है। नहीं नहीं, इस बार मैं पक्का आपके लिए मिठाई और कपड़े लाऊंगी, तुम अच्छे बच्चों की तरह खाना खाओ। ऐसे समझाकर वो अपनी बेटियों को खाना खिलाती और सब सो जाते हैं। सुबह होते ही रानो की बड़ी बेटी बोलती, मम्मा मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं राधा बेटी, अभी आप बहुत छोटी हो, तुम घर पे रहकर बहनों का ध्यान रखो। नहीं मम्मा, गुड़िया और लाली के लिए सामान भी तो लाना है, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। रानो चिड़िया मान जाती है। फिर दोनों जंगल जाकर ढेर सारे फूल तोड़ कर लाती और जल्दी जल्दी अपने ठेले पर बैठ जाती। राधा बेटी, हमने इतने सारे फूल तो तोड़ लिए, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं बिच पाएंगे, सब बड़ी दुकानों से खरीदते हैं। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर राधा चिड़िया भी दुखी हो गई थी और पक्षियों के पास जा जाकर विनती करती।
अरे आंटी जी, आप मेरी मम्मा से फूल खरीद लो, हमारे फूल बहुत अच्छे हैं। अरे बेटी, मैंने तो फूल पहले ही खरीद लिए, अब मैं और नहीं लूंगी। हरियाली की ये बात सुन छोटी राधा कबूतर के पास जाती और उससे भी विनती करती। कबूतर अंकल, मेरे फूल खरीद लो, हमारे फूल सस्ते और सबसे अच्छे हैं। अरे बेटी, मैंने फूल अभी अभी खरीदे हैं, अगर आप थोड़ी देर पहले आती तो मैं तुमसे ही दिए और फूल खरीदता, मुझे माफ करना। अपनी बेटी को सब पक्षियों से विनती करते देख रानू चिड़िया बहुत उदास हो गई थी। वो खुद को कोसने लगती है। हे भगवान, ये तो क्या कर रहा है? मेरी छोटी सी बेटी कैसे सब पक्षियों से विनती कर रही है, लेकिन कोई भी फूल खरीदने को तैयार नहीं। मैं क्या करूं? इस तरह से सुबह से शाम हो गई थी। उनके बस कुछ ही दिए बिछ पाए थे। वो दोनों उदास मन से घर जाती है। दीदी, लगता है आज आपके फूल और दिए सारे बिछ गए। आप दोनों जो गई थी। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, आज हमारे थोड़े ही फूल बिछ पाए हैं। मैं शर्मिंदा हूँ, लेकिन दीदी तो कह कर गई थी वो आज सारे दिए और फूल बेचेगी और हमारे लिए मिठाइयाँ और नए कपड़े लाएगी। हाँ गुड़िया, कहा था, लेकिन दिवाली के अभी कई दिन बाकी है और तुम कल देखना, हमारा इससे भी ज्यादा सामान बिचेगा और हम तुम्हारे लिए फ्रॉक और मिठाइयाँ जरूर लाएंगे। ऐसे राधा अपनी बहनों को समझा देती है। वो सब खाना खा के सो जाते हैं और अगली सुबह फिर से फूल और दिए बेचने जाते। लगातार 2-3 दिन ऐसे ही बीत गए थे। आज दीपावली का दिन था। राधा ने अपनी मम्मा को सुबह सवेरे ही जगा दिया था। चलो मम्मा, आज जल्दी ही फूल तोड़ कर लाते हैं और बाजार में सबसे पहले जाएंगे, क्योंकि आज दीपावली का दिन है तो बिक्री ज्यादा होगी। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी नदी किनारे जाती। तभी उनकी नजर एक घायल पक्षी पर जाती। वो दोनों तो तुरंत उसके पास आ गई थी। पानी पानी, कोई पानी पिला दो। छोटी राधा तो भागकर नदी पर जाती और उस घायल पक्षी को पानी पिलाती। धन्यवाद बेटी, तुमने मुझे पानी पिलाया। अब मैं चलता हूँ, अपना इलाज करवाना है। ऐसे बोलकर वो पक्षी उड़ जाता है। वो दोनों माँ बेटी नदी किनारे से टोकरी भर के फूल तोड़ती और बाजार जाकर बेचना शुरू करती। आज उन्होंने सब दिनों से ज्यादा फूल तोड़े थे। वो अपना ठेला भर के बैठ जाती है। तभी उनकी दुकान पर एक अमीर पक्षी आता। अरे चिड़िया, आज हमारी मालकिन का जन्मदिन और दिवाली है, तो हमें ढेर सारे दिए और फूल चाहिए होंगे, शायद ये भी कम पड़ सकते हैं। जी सेठ जी, आप ये सारे दिए और फूल ले ले और अपना एड्रेस दे दे। मैं बाकी फूल और दिए आपके घर पहुंचा दूंगी। फिर वो अमीर पक्षी रानू को एड्रेस और रुपए देकर चला जाता। वो दोनों माँ बेटी तो बहुत खुश थी। मम्मा चलो, इन पैसों से गुड़िया और लाली के लिए फ्रॉक और मिठाइयाँ खरीदते हैं। नहीं राधा बेटी, पहले सेठ जी के घर फूल और दिए पहुँचा देते हैं, फिर आराम से दीपावली की शॉपिंग करेंगे। फिर दोनों माँ बेटी सेठ के घर फूल और दिए पहुँचा के आती और फिर बाजार से दीपावली की शॉपिंग करती। मम्मा चलो, अब हम पटाखे खरीदते हैं, गुड़िया लाली देखकर खुश हो जाएंगी। ऐसे वो दीपावली का सभी सामान लेकर घर आती। उसकी दोनों छोटी बेटी तो बहुत खुश थी। रानू पूरे घर को दीपों से सजा देती और तीनों खुशी खुशी दीपावली का त्योहार मनाती। प्यारे दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका धन्यवाद।